गुड मॉर्निंग। भी स्टार्ट करते हैं। आज अपन लास्ट टेस्ट पेपर का डिस्कशन और अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट टर्न पे क्वेश्चन नंबर 12 तक, है ना। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं इसको। इफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो ईजिली दिख रहा है ये एलिप्स होगा, ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन होगा। एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है। क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। देन दिस, तो अपन एक रफ स्केच बना लेते हैं, है ना, बहुत इजीली दिख रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला होगा, राइट फेसिंग, ठीक है। तो पहले अपन बना लेते हैं ये राइट फेसिंग पैराबोला। तो अपन ने बना लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, एक राइट फेसिंग पैराबोला। हाँ भी, तो ये अपन ने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब अपन एलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो एलिप्स है ना, एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो जहाँ पर कटिंग शटिंग हो रही है ना, जैसे इधर हो रही है, इधर हो रही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो कि भाई दोनों में जो है y का क्या आ रहा है बेटे, इवन पावर, है ना। दोनों कर्व में y का क्या आ रहा है, इवन पावर। तो दोनों में y का इवन पावर आने का मतलब है कि कर्व वुड बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या होगा, दोनों कर्व होंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे की इमेज है अबाउट एक्स एक्सिस। तो दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बेटे वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्टेड राइट एंगल, देन अच्छा, तो ऐसा किया अपन ने। मान लो ये जो पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो आप अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन द कर्व्स इज 90 डिग्री, यानी कि जैसे इस पर अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करें और एलिप्स पर अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल बेटे क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। ये एंगल 90 होगा। अच्छा, तो बस ये ऐसा करें अपन, अल्फा बीटा रख के डिफ्रेंशिएट करते हैं, m1 m2 -1 करते हैं, है ना। दो लाइंस के बीच का एंगल 90, मतलब m1 m2 क्या होगा, -1। इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कितना आएगा, 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें 2 2 तो काट दो, तो आ जाएगा 1/4 वाई डैश इज इक्वल टू -x बाय ए स्क्वायर, है ना। तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा -4x बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y वाई डैश और 16x का आएगा 16, है ना। बेटे यहाँ से y डैश कितना आ रहा है, 8/y, है ना। तो आप सोचो ये और ये, है ना, इसको अल्फा बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा बीटा बोल ही रखा है। तो डेरिवेटिव के जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा रखा। तो दूसरे वाले का जो स्लोप है वो आ जाएगा बेटे 8 अपॉन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि बीटा, इसमें रखा तो आ जाएगा -4 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और अपन ने कर दिया m1 m2 -1, है ना। ये अपना हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा अपना m1, है ना। तो 8 अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू -4 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। ये दे रखा है अपने को -1, बेटे माइनस माइनस काट दिया। 8 4 32 अल्फा इज इक्वल टू, भाई 8 अपॉन बीटा था यहाँ पर, है ना, बीटा था, यहाँ बीटा स्क्वायर था, तो आ जाएगा बीटा का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, है ना। भाई एक्स अपॉन यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी बीटा था, यहाँ पर भी बीटा था, बीटा इंटू बीटा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर है। ये रिलेशन आया अपने पास अल्फा बीटा और ए में व्हेन m1 m2 -1 किया। अब आप समझो इस बात को कि ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, एलिप्स पे लाई कर रहा है। और अपने पास जो कंडीशन है ना बेटे, उसको ध्यान से देखो, उसमें बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, इस तरह का मामला आ रहा है। अब आप थोड़ा सोचें, आपके पास ऑप्शन दोनों ही है, मतलब आप ये जो पॉइंट है इसको आप इस कर्व में रखो, ये भी कर सकते हो, करना ही है, मतलब है ही बात कि बीटा स्क्वायर कितना बेटे 16 अल्फा,
साथ साथ यहां पर भी रख सकते हो कि बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये भी है और ये भी है, दोनों है, दोनों बातें, दोनों कंडीशन है। पर देखो ज़्यादा फायदा है ना, ज़्यादा फायदा, ज़्यादा मुनाफा जो है तब होगा जब आप बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, जो पैराबोला वाला रिलेशन है, उसको यूज़ करोगे। तो बीटा स्क्वायर को अपन ने क्या लिख लिया, 16 अल्फा, तो आ जाएगा 16 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू ये बेटे अल्फा, अल्फा कट गया, 16 से डिवाइड कर लिया है ना, तो 32/16 कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इजीली दिख रहा है ए स्क्वायर अगर 2 है तो ए कितना आ जाएगा ±√2। ठीक है, तो भाई इस सवाल से अपन ने सीखा कि अगर दो कर्व्स के बीच का एंगल 90 होता है तो अपने को टेंजेंट लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट जो है उसे -1 करना होगा। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखें इसमें ऑर्थोगोनैलिटी का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, ये तो बस ये है कि यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है 90, यहाँ पर एंगल 90 आ रहा है, पर ज़रूरी नहीं होता कि अगर दो कर्व्स के बीच का एंगल 90 है तो वो कर्व्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में वो फंडा चले न चले ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कर्व से इसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 4 e की पावर मॉड ऑफ x - 3 dt वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 3। भाई अब आप सोचें थोड़ा सा, कभी भी अपने को किसी चीज़ का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो अपने को उस फंक्शन को पहले एक बार x की टर्म में सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। बहुत ईजी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसी मॉड को खोलने के बारे में जो है बात है। जैसे कहीं पर मार्केट में लिखा है मॉड x - 3 और बेटे dt है ना, ये तो पता ही अपने को इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है t वेरी कर रहा है। ठीक है, कर्व में t वेरी कर रहा है और t कहाँ से कहाँ नाचेगा, 0 से लेकर के 4 तक t हो सकता है। अच्छा, x के बारे में क्या टिप्पणी दी है, x का वैल्यू क्या है 0 से 3। तो मान लो x कोई, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इस इंटीग्रांड को सॉल्व कर रहे हो तो इस इंटीग्रांड में आपको मानना होगा कि क्या मानना होता है बेटे, इंटीग्रेंड में क्या मानना होता है, x कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, e की पावर मॉड x - 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं है, t के रिस्पेक्ट में। x एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसके बारे में बस अभी इतना दे रखा है, इंटीग्रेंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि x के बारे में इतना दे रखा है कि वो 0 से 3 है। बाकी जो x है दैट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी एज अ फंक्शन, पर इंटीग्रेंड में x जो है उसे आर्बिट्री कांस्टेंट मानेंगे, नहीं तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। x भी नाच रहा है, t भी नाच रहा है, सब नाच रहे हैं, मैं भी नाचने लग जाऊंगा, झूमने लग जाऊंगा। ठीक है ना, पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक है भैया ना, तो x जो है इंटीग्रांड के हिसाब से कांस्टेंट मानेंगे, t वेरी कर रहा है। अच्छा, जैसे मान लो x कोई नंबर है 0 से 3, तो तुरंत क्या हल क्या आता है, जैसे x 2 है तो आपको क्या खोलना है बेटे, आपको खोलना है मॉड ऑफ 2 - t। अब मॉड 2 - t कैसे खोलें, तो पहला थॉट यही आता है कि भाई इसको तो तब खोलना पड़ेगा जब t जो है 2 से कम या 2 से ज़्यादा, क्योंकि मॉड खोलने का तरीका क्या होता है, मॉड के अंदर के मसाले को क्या कर लो आप 0। जैसे ही आपने मॉड के अंदर के मसाले को 0 किया तो t बेटे कितना आ गया, 2 आ गया, t इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो बनेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x और x से लेकर के t। अपन ने ऐसा कर लिया, यानी कि t की वैल्यू जब x से कम है, समझो इस बात को है ना बेटे, मॉड ऑफ x - t इसको 0 किया तो कितना क्या बेटे, t इज इक्वल टू x। तो t अगर x से कम है तो x माइनस x से कम क्या हो जाएगा बेटे, पॉजिटिव, और t अगर x से बड़ा है तो x माइनस x से बड़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से अपन मॉड को खोलेंगे। अच्छा, तो ये आएगा e की पावर मॉड ऑफ x - t dt प्लस e की पावर मॉड ऑफ x - t dt है ना। अच्छा, तो t का वैल्यू क्या है बेटे, t का वैल्यू x से कम है। ठीक है, तो t का वैल्यू x से कम है तो मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। ठीक है, ऐसा हो गया प्लस, बेटे अपर लिमिट 4 था है ना,
x से लेकर के 4। हाँ, अब बेटे t का वैल्यू क्या x से बड़ा है, तो t x से बड़ा है तो बेटे ये क्या हो जाएगा, मॉड कैसे खुलेगा बेटे, माइनस साइन के साथ ऐसा खुल जाएगा। अच्छा भाई ये तो e की पावर है ना, e की पावर क्या है बेटे, t का लीनियर फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के, तो e की पावर क्या लिखा है, t का लीनियर फंक्शन, तो e की पावर t का लीनियर फंक्शन, तो बेटे क्या होगा, e की पावर वही लीनियर फंक्शन। अब आपको देखना होगा कि उस लीनियर फंक्शन में जो t है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो बेटे यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है बेटे, -1, तो उससे डिवीजन आएगा, लिमिट क्या हो जाएगी बेटे, वही 0 से x। यहाँ पर बेटे t का कोफिशिएंट क्या है बेटे, 1 है ना, e की पावर लीनियर, तो यही इंटीग्रांड आ जाएगा, और लिमिट क्या है बेटे, x से लेकर के 4। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बेटे जहाँ जहाँ t है, t की जगह रख दिया x है ना, तो e की पावर क्या आ जाएगा बेटे, 0 अपॉन -1 है ना, माइनस, और जहाँ जहाँ t है, t की जगह क्या रख दिया बेटे अपन ने, 0 अपॉन -1, दिस माइनस दिस प्लस, t की जगह रख दिया बेटे 4 है ना, e की पावर 4 माइनस x माइनस, t की जगह x रख दिया, क्या आ जाएगा बेटे, e की पावर 0। अच्छा ये कितना आ जाएगा बेटे, -1 माइनस 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 को हो जाएगा प्लस, e की पावर x है ना, प्लस e की पावर बनेगा बेटे 4 माइनस x -1 है ना, तो कितना आ गया बेटे, e की पावर x प्लस e की पावर 4 अपॉन e की पावर x -2। बेटे ये जो फोटो है ना, ये फोटो ये हमें क्या एहसास दिलाती है, AMGM का है ना, क्योंकि बेटे इस नंबर और बेटे इस नंबर है ना, इन दोनों का बेटे प्रोडक्ट जो है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो चलो बाजू में कर लेते हैं इसका, है ना, कुछ मैक्सिमा मिनिमा पूछा था, अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा बेटे, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटे, e की पावर 4 और उसका अंडर रूट है ना, तो क्या आ जाएगा, e², 2 उधर उचका लिया, तो e की पावर x प्लस e की पावर 4 अपॉन e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू e²। तो बेटे ये जो नंबर है ये हमेशा क्या है बेटे, 2e² से बड़ा है, तो ये नंबर हमेशा 2e² से बड़ा है, अर्थात इसका जो मिनिमम है, जो नंबर हमेशा एक सर्टेन नंबर से बड़ा होता है, वो सर्टेन नंबर ही क्या होता है, उस फंक्शन का या उस वैल्यू का मिनिमम। तो इसका मिनिमम वैल्यू आ गया बेटे 2 e की पावर 2 -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका मिनिमम -2 क्या होगा, बस वो मिनिमम वैल्यू -2, तो आपका आंसर है 2e² -2 है ना, यानी कि सी ऑप्शन अपना आंसर है। भाई आप जो है मिनिमम निकालने के लिए तो आप बहुत सारे हथकंडे अपना सकते थे, एक बार फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, है ना, डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे मान लो इसको मान लिया अपन ने f' लिखा, f' है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर 4 माइनस x ना, अब इसको अपन ने डेरिवेटिव को कर दिया 0, तो e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 4 माइनस x, पावर को बराबर कर दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटे 2, ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमा जो है एक ही है, दुनिया में एक ही रहा होगा, जो भी आया होगा, और वो x इक्वल टू 2 पर आ रहा है, पटाख से आप ये नंबर जो है इस फंक्शन में रख दो, तो x की जगह रख दिया अपन ने 2, तो यार -1 प्लस e², यहाँ 2 रखा बेटे क्या होगा, e² और -1, ये भी वही आ रहा है, तो आप या तो डिफरेंशिएशन है ना इस रूट से जा सकते हो, या फिर बेटे आप दूसरा रूट AMGM है ना, सेकेंड मेथड AMGM से भी जा सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 9x प्लस cos 6x अपॉन 2 cos 5x माइनस 1 dx इज इक्वल टू a sin 4x प्लस b sin, इसमें छोटा मोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, वो अपन करेक्ट कर लेंगे, b sin समथिंग प्लस c, देन a प्लस b इज इक्वल टू c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जरूर यहाँ पर 2x 3x ऐसा कुछ आया होगा, समथिंग लाइक दिस है ना, अभी पता नहीं, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला थॉट ये आता है कि अपन
इस इंटीग्रांड को अपन सॉल्व करें, है ना, इसको अपन सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, क्योंकि समझ रहे हो आप इंटीग्रेशन कितना आसान है, राइट साइड कितना सिंपल लिखा हुआ है, a sin 4x, b sin 2x, 3x ऐसा जो भी था, ठीक है। यहाँ पर अभी मिस्टेक हो गया, सवाल तो आपको क्लियर हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा था इसको सिंप्लीफाई करें ताकि कैसा बन जाए भाई, किसका इंटीग्रेशन साइन आता है, कॉस का, तो जरूर ये क्या बन गया होगा, कुछ कॉस बना होगा, क्योंकि दो कॉस के टर्म आए होंगे, उन्हीं के इंटीग्रेशन से दो साइन के टर्म आएंगे। तो अपन ने सबसे पहले देखा भाई कॉस सी प्लस कॉस डी लगाने का बेहतरीन मौका है अपने पास, तो लगाते हैं अपन। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। अच्छा, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, है ना। ये बन रहा है 2 कॉस, बेटे 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, डिवाइडेड बाय 2 कॉस 5x माइनस 1 dx, है ना, ये लिखा हुआ है। अब भाई यहाँ पर अपन ने देखा जो एंगल इन्वॉल्व है ना, एंगल इन्वॉल्व है, उन एंगल्स का नाम क्या है, 15x बाई 2, 3x बाई 2 और एक है 5x, है ना। तो अपन ने देखा कुछ कनेक्शन है क्या इनके बीच का एंगल का, तो बेटे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का लेके 5 गुना, यानी कि अगर ये लिखा है कॉस थीटा तो ये क्या लिखा है कॉस 5 थीटा। तो कॉस 5 थीटा का तो कोई फॉर्मूला जो है अपने को ठीक से याद नहीं है, होता तो है, मैंने कराया भी था, पर ऐसा कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं। भाई इसका देखें और इसका देखें तो कनेक्शन क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1.5 से, 5 × 3/2 कितना होगा, 15/2। खैर एंगल में ऐसा नहीं होता कि मान लो आपको कॉस थीटा पता है तो कॉस ऑफ 1.5 थीटा, ठीक है ना, ये कुछ नहीं होता, ये तो ऐसा अपने कोई काम का नहीं है। काम का क्या होता है, कॉस थीटा पता हो तो कॉस 2 थीटा या कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो अपन ने ऐसा किया भाई, ये एंगल है ना, किससे रिलेट कर सकते हैं अपन, इसको इसके आधे से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि 5 का रिलेशन किसके साथ है, 5/2 के साथ। तो ये एंगल किसी का डबल लिखा हुआ है, 5x किसका डबल है, 5/2 का, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, है ना। और अपन चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में cos 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 छाया हुआ है, तो अपन भी cos का ही फॉर्मूला लिखें, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का cos में रहने वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, cos 2 थीटा को अगर अपने को साइन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो इसको लिखते हैं अपन, इंटीग्रेशन 2 cos 15x/2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3x/2, और बेटे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बेटे मैंने थीटा को क्या किया, थीटा को रख दिया बेटे मैंने 5/2 × x, है ना। तो क्या बनेगा बेटे, ट्वाइस कोसाइन ऑफ 5/2 × x का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, तो ट्वाइस बेटे 2 तो बाहर ही था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, ये बन रहा है। अच्छा, तो बेटे नीचे क्या तस्वीर बन रही है, अपन पूरा फोकस है ना नीचे जो है वहां दे रहे हैं। तो बेटे देखो क्या बनेगा, 2 × 2 बेटे क्या हो जाएगा, 4, 2 × -1 क्या होगा बेटे, -2, -2 -1 क्या होगा बेटे, -3। तो क्या बन रहा है बेटे, ये 4 cos स्क्वायर 5/2 × x -3, है ना बेटे, ये बन रहा है 4 cos स्क्वायर। और इसको देखते ही अपनी आंखों में चमक आ गई, ये कौन से फॉर्मूले के अंदर प्रकट होता है, ये cos 3 थीटा में आने वाला एक्सप्रेशन है ना। मैंने आपको क्लास में बताया था, cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos³ थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा। और फिर मैंने आपको समझाया था कि बेटे इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। देख रहे हो आप एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अच्छा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अच्छा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बेटे अगर थीटा बराबर है 5/2 इंटू एक्स के तो बेटे जो 3 थीटा है वो कितना हो जाएगा बेटे अपना 15x/2 है ना, इसके बराबर हो जाएगा। और वो स्वयं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसी फोटो बन रही है cos 3 थीटा अपॉन क्या बन रहा है बेटे cos 3 थीटा अपॉन 4 cos स्क्वायर माइनस 3। तो cos 3 थीटा अपॉन 4 cos स्क्वायर माइनस 3 स्वयं क्या होता है cos थीटा। तो ये और ये है ना गॉन, और उनकी जगह क्या प्रकट हो जाएगा cos थीटा। और थीटा क्या है बेटे 5/2x, तो ये बनेगा 2 कोसाइन ऑफ 5/2x दिस अपॉन दिस को लिख लिया cos थीटा, और बाकी तो सेम रहा है ना cos ऑफ 3/2 इंटू एक्स dx। और अब तो ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बन गया। सिंपल क्या लिखा हुआ है 2 cos a cos b है ना बेटे। अगेन याद करो पूरा सवाल किसका है बेटे ट्रिग्नोमेट्री का, धुआंधार तरीके से ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है बेटे। 2 cos a cos b है ना, 2 cos a cos b बेटे क्या होता है 2 cos a cos b, ये होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b है ना। तो अपन ने अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी बेटे। a कितना है 5/2x और बेटे b क्या है 3/2x है ना। तो a प्लस b बेटे क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3/2 कितना होगा बेटे 4x है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटे इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x और बेटे cos a माइनस b ना 5/2 माइनस 3/2 कितना होगा 1। तो कितना हो जाएगा बेटे ये cos x dx। अब तो सिंपल है ना। cos ऑफ लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे साइन ऑफ लीनियर फंक्शन है ना, और डिवाइडेड बाय बेटे क्या आएगा x का कोफिशिएंट। और cos x का तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आएगा साइन x प्लस कॉन्स्टेंट। ये अपना आंसर है ना। अब मैचिंग खेलते हैं बेटे। तो बेटे देखा आपने साइन 4x जो है उसमें a का कोफिशिएंट कितना है बेटे अपना 1/4 है ना। तो a का वैल्यू आ रहा है बेटे 1/4। और बेटे यहाँ पर क्या था एक्चुअली वो मुझे पता नहीं था, यहाँ पर x था है ना। सवाल एक्चुअली क्या था राइट साइड में था a साइन 4x प्लस b साइन x प्लस c। अच्छा तो b का वैल्यू बेटे यानी कि साइन x का कोफिशिएंट वो कितना आया बेटे 1 आया है ना। तो a प्लस b कितना है बेटे 1 प्लस 1/4 यानी कि बेटे क्या आ गया आपका आंसर 5/4 है ना। तो ये आंसर है डी ऑप्शन। हाँ बेटे ये तो एक मेथड था है ना। सेकंड मेथड ये कि आप क्या कर सकते हैं जब भी इंडेफिनिट का सवाल हो और आपको इस तरह का प्रोफाइल दे रखा हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड में। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स क्या कर सकते हैं अपन दोनों साइड्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थोड़ा सोचो, अभी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड एक फंक्शन इज इक्वल टू राइट साइड एक फंक्शन। क्या लिखा है बेटे इमेजिन करो fx इज इक्वल टू gx लिखा है। तो बेटे अगर f और g बराबर है बेटे तो क्या होगा बेटे f का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे f डैश और g का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे g डैश। तो अगर दो फंक्शन बराबर हैं तो उनका डेरिवेटिव भी क्या होगा बराबर आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक अपन इस सवाल में यूज कर रहे हैं बेटे। इंटीग्रांड का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या होता है वही होता है, ठीक है। इसी वजह से अपन ये मेथड यूज कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। तो लिख दिया वही। तो लेफ्ट साइड क्या आएगा cos 9x प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय 2 cos 5x माइनस 1 बेटे राइट साइड है ना साइन 4x बेटे साइन का डेरिवेटिव है ना। साइन का डेरिवेटिव बेटे क्या आएगा cos 4x
और फिर चेन रूल में 4x का 4 प्लस बेटे साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटे कितना आ जाएगा 0, है ना। अब क्या बेटे क्या क्या बेटे उचका उचकी कर दिया ना, इधर उचका दिया cos 9x प्लस cos 6x इज इक्वल टू बेटे जब मल्टीप्लाई किया ना राइट साइड तो ये आएगा 2 cos 5x मल्टीप्लाइड बाय 4a cos 4x प्लस b cos x माइनस 4a cos 4x प्लस b cos x, ठीक है ये आएगा। अब बेटे यहाँ पर अप्लाई करना चालू किया है ना, 2 cos a cos b है ना, तो 2 cos a cos b बेटे कितना हो जाएगा 2 cos a cos b है ना, तो यार 4a, तो cos a cos b बेटे कितना होता है 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बेटे यहाँ पर अगेन 2 cos a cos b, तो कितना आएगा b इंटू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b माइनस, है ना, बाकी तो सब सेम है 4 cos 4x माइनस b cos x। अब बेटे फिर मैचिंग खेलते हैं। अब बेटे देख रहे हो लेफ्ट साइड क्या है cos 9x, है ना, राइट साइड cos 9x कहाँ है बेटे, यहाँ है और तो कहीं नहीं है ना, तो क्या होगा बेटे ये और ये क्या होंगे बेटे मैच कराना है ना, अलग अलग टाइप के फंक्शंस के कोफिशिएंट मैच कराने। तो बेटे 4a का वैल्यू कितना आ गया बेटे आपका 1, तो a कितना आ गया 1/4। अच्छा और बेटे cos 6x है ना, cos 6x बेटे कहाँ पर है, केवल एक ही जगह है, cos 6x एक ही जगह है, तो क्या होगा बेटे b cos 6x इज इक्वल टू cos 6x, तो b का वैल्यू कितना आ गया बेटे 1। बाकी तो आप जानते ही है ना, cos x है ना, तो कटना है, तो कटना है तो राइट साइड cos x कटना है, तो cos x का कोफिशिएंट बेटे क्या है 4a और बेटे माइनस b, जरूर ये क्या होगा बेटे 0, ठीक है। और बेटे cos 4x कटना है, cos 4x कटना है, तो कितना जाएगा बेटे b, देख रहे हो b माइनस 4a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी वही आ रहा है बेटे, है ना, a का वैल्यू 1/4 और b का वैल्यू 1, तो इस तरह से भी अपन इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने 2 मेथड देखे सवाल के, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है, टिप्स ट्रिक्स काम आती हैं इसमें। इंटीग्रेशन दे रखा है -3 से लेकर के 1, और ऊपर दे रखा है x² + 2x + 1, और नीचे दे रखा है ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3 dx। अपने को बताना है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। अब आप सोचें थोड़ा सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है एक रियल नंबर, तो यही रियल नंबर आपसे पूछा गया है, या एरिया अंडर द कर्व आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। भी पहला ख्याल क्या आया, सबसे पहले जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में मसाला दे रखा हो, इंटीग्रेशन fx a से b, पटाक से लिखा करो ये वाला फंक्शन है ना, यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिख करके देखा करो, सम ऑफ लिमिट्स -x। तो बेटे क्या है सम ऑफ लिमिट, देख रहे हो -3 + 1 है ना, तो क्या गया बेटे f ऑफ -3 + 1 -x है ना, ये लिख के देखना है। यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ x है, x को किससे रिप्लेस कर देना है बेटे, -2 -x से रिप्लेस करना है। बेटे ऊपर तो बहुत सुंदर है ना, ऊपर बहुत सुंदर है, ऊपर क्या लिखा है बेटे x + 1 का स्क्वायर। अच्छा बेटे रख दिया अपन ने, जहाँ जहाँ x है x की जगह ये रख दिया, तो बेटे ऊपर क्या प्रकट होगा, -2 -x + 1 का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय ट्वाइस, और x की जगह क्या रख दिया बेटे, -2 -x + 3 है ना, ऐसा रख दिया अपन ने। तो बेटे ऊपर क्या बना बेटे, -1 -x का स्क्वायर। और बेटे याद है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी, याद करो बेटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बेटे x + m है ना, तो m बेटे अगर इंटीजर होता है, ठीक है, m अगर इंटीजर होता है बेटे, तो क्या कर सकते हैं अपन बेटे,
ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा बेटे 2 इंटू माइनस एक्स, और बेटे -2 बाहर निकाल के कितना आ जाएगा -4 प्लस 3। बेटे -1 माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बेटे x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना बेटे। ये कितना आ रहा है -1 ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x -1। बेटे याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और प्रॉपर्टी, याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेटे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बेटे क्या होता है 0, है ना। जब x क्या होता है बेटे इंटीजर, ये क्या होता है बेटे -1 जब x क्या होवे इंटीजर ना होवे। बेटे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको क्लास में कई बार समझाया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है एरिया, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है एरिया। जैसे मान लो आप जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे -3 से 1 जा रहे हैं। तो बेटे बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं, बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं -2 -1 0 आ रहे हैं। तो बेटे जो पॉइंट के द्वारा कवर किया गया चुन्नू मुन्नू धागे भर का एरिया है, बिल्कुल चुन्ना सा हल्का सा महीन, बिल्कुल महीन तार, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा 0 बेटे। और ये जो पतला सा तार है बिल्कुल पतला सा, इसका भी एरिया बेटे क्या हो जाएगा 0। और यहां पर भी जो पतला सा तार है इसका एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा बेटे 0। तो जो भी पॉइंट है उसके अंदर का एरिया क्या है इग्नोरेबल, एरिया अंडर अ पॉइंट इज इग्नोरेबल और 0। ठीक है, क्या होता है बेटे पॉइंट के अंदर का जो एरिया है बेटे वो क्या है 0 के बराबर है। ठीक है, तो बेटे आप इस बात की चिंता ना करें कि बीच में इंटीजर अगर आए होंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया होगा 0 हो गया होगा। इस परिभाषा का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इंटीजर के अंदर का जो एरिया है वो 0 है। तो सारा मामला कौन गवर्न कर रहा है, ये वाली डेफिनेशन गवर्न कर रही है। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बेटा उसका वैल्यू कितना होगा ट्वाइस -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 है ना, ये आएगा। अच्छा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे x प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा बेटे -2 -1 कितना जाएगा बेटे -3, और -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, इज इक्वल टू, और बेटे ये कितना हो गया नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 है ना, ये आएगा। अच्छा तो आपने देखा गुटर पुटर गुटर पुटर गुटर पुटर करके ये पूरा मसाला क्या आ गया बेटे f ऑफ x का, ये देखा आपने क्या आ गया बेटे नेगेटिव ऑफ फंक्शन आ गया। क्या आ गया नेगेटिव ऑफ फंक्शन आ गया। तो बेटे ऐसी सूरत में हम क्या बोलते हैं, हमने किंग लगाया। क्या बोलते हैं हम किंग लगाया। किंग लगाने पर बेटे क्या होता है इंटीग्रेशन तो क्या होता है बेटे सेम, मतलब वैल्यू कितनी थी हाँ बेटे लिमिट तो क्या रहती है सेम, यानी कि वो इंटीग्रेशन और किंग लगाने के बाद, किंग अप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रेशन है उनका वैल्यू क्या होता है सेम। और यहां पर क्या आ गया नेगेटिव, तो अपन ने क्या किया, मैंने आपको 50 बार बताया किंग लगा के ऐड किया। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या है किंग लगा के ऐड किया, तो i प्लस आई बेटे क्या हो जाएगा 2i -3 से 1, और ओरिजिनल इंटीग्रांड क्या था fx, और किंग लगाने के बाद क्या है बेटे -fx। तो
तो i प्लस आई 2i, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ना i इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को ऐड किया है मैंने, ठीक है। तो ऐड करने पर बेटे 2i, और बेटे जीरो का इंटीग्रेशन है ना, जीरो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो जीरो का इंटीग्रेशन बेटे क्या होता है, जीरो होता है। तो बेटे 2i कितना हो गया बेटे आपका, जीरो। अगर बेटे 2i जीरो है तो i का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो आंसर क्या आ गया आपका, जीरो। भाई एक और तरीका जो है सेकंड मेथड, जिससे आप इस सवाल को कर सकते हैं, वो एक और ट्रिक है जो मैंने आपको बताई थी क्लास के अंदर, कि मान लो आपको शक हो रहा है, आपको शक हो रहा है अलजेब्रा को देख करके आपको शक हो रहा है कि फंक्शन जो है कहीं ऑड तो नहीं है, ठीक है। और आप ये फंडे लगाना चाहते हो, क्या फंडे लगाना चाहते हो, माइनस ए से ए ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो, या माइनस ए से ए इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ट्वाइस जीरो से। अगर इस तरह के ऑड इवन के फंडे लगाना चाहते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट जो है उनको बेटा कैसा कर लो, माइनस लफड़े से लफड़ा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ लफड़ा से लेकर के लफड़ा। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। क्या ट्रिक थी, इस ट्रिक से क्या होता है, लिमिट क्या हो जाती है, माइनस ए से ए, है ना। वो ट्रिक क्या थी बेटे, x माइनस अरिथमेटिक मीन ऑफ लिमिट्स, ठीक है बेटे। x माइनस अरिथमेटिक मीन ऑफ लिमिट्स इज इक्वल टू y। x माइनस अरिथमेटिक मीन ऑफ लिमिट्स इज इक्वल टू y। अब अरिथमेटिक मीन देखते हैं बेटे, एवरेज, तो -3 है ना। एवरेज क्या होता है बेटे, नंबरों का जोड़ अपॉन 2, है ना। वो क्या हो गया बेटे, -1। तो क्या लिखा है बेटे, x माइनस -1 इज इक्वल टू y। क्या हो गया बेटे यहाँ पर, x प्लस 1 इज इक्वल टू y। डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटे, dx इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, dy। अप्लाई कर दिया बेटे, कितना आ गया भाई, x अगर है बेटे -3 है ना, x अगर -3 है तो बेटे y कितना हो जाएगा आपका, -2। x बेटे अगर 1 है ना, तो y बेटे कितना हो जाएगा आपका 2। तो देखा आपने, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ आ गई, -2 से 2। बेटे ऊपर क्या लिखा था, ऊपर अपने को आराम से दिख रहा था, है ना, ये लिखा था x प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटे ऊपर पटाख से आ जाएगा y स्क्वायर, dx और dy सेम है। नीचे देखते हैं, x बेटे क्या है, y माइनस 1 है ना, तो x बेटे क्या है, y माइनस 1 ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y माइनस 1 प्लस 3 है ना, ये लिखा हुआ है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही फंडे वही कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से आप इंटीजर बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर y -2 प्लस 3 है ना, dy। अब देखा -2 से 2 वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 dy। अब बेटे ये तो बहुत इजीली दिख रहा है कि वाई स्क्वायर जो है बेटे आपका इवन फंक्शन है। क्या है बेटे, वाई स्क्वायर इवन फंक्शन। अब हमने क्योंकि लिमिट ये टंटा बंटा संटा क्यों किया है, ये इसीलिए किया है ढूंढने के लिए कि इधर ऑड फंक्शन है, उधर इवन है, ऑड है, इवन है, क्या है। तो अपन आपको बस डिनोमिनेटर को चेक करना है कि वेदर इट इज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। लाओ उसको थोड़ा खोपचे में लेते हैं। तो अपन ने डिनोमिनेटर फंक्शन को खोपचे में लिया, साइड में लिया, इसको मान लिया कुछ समय के लिए जी वाई। कैसे देखते हैं बेटे, ऑड है कि इवन है, जहां जहां वाई है वाई की जगह रखते हैं बेटे क्या, -y। तो ऐसा कर दिया अपन ने। अगेन प्रॉपर्टी तो बेटे वही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -y बेटे क्या होगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y होगा +1। बेटे -2 प्लस 1 क्या होगा बेटे, -1 माइनस ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। ओए होए, अब भी ये जो है
और ओए होए ये जो है ये क्या लागे है एक दूसरे का नेगेटिव। तो हमने ये पाया कि g ऑफ माइनस वाई, हमने पाया कि g ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है नेगेटिव ऑफ जी वाई। इसका मतलब g क्या है बेटे ऑड है। तो डिनोमिनेटर चेकआउट किया और क्या पाया ऑड पाया। फिर अपन ने फंडा लगाया बेटे इवन अपॉन ऑड। क्लास में बताया था कई बार इवन और ऑड में जो बेटे क्या होता है, क्या फंडे होते हैं इवन ऑड में, इवन अपॉन ऑड क्या होता है बेटे ऑड। और अब तो काम खत्म। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से कितना आता है जुक 0। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे आपका ए ऑप्शन। ठीक है 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल से अपन ने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये होता है -1 व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इंटीजर। दूसरा इंटीग्रेशन का अपना किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिख करके देखें एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। ये अगला सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dy by dx इज इक्वल टू x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डैश वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज। तो सॉल्यूशन बताना यानी कि सॉल्व करना, यानी कि कुछ ऐसे मुकम्मल मौके पर पहुंच के इसको इंटीग्रेट करना है ना। और वो मुकम्मल मौका, ठीक है, वो कौन सा होता है मौका जहां हम आराम से इजी गोइंग में इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो होता है अपना वेरिएबल सेपरेबल। और वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे, क्या क्या गोला, क्या क्या हथकंडे अपन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने को पता है। वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए आप सब्स्टिट्यूट करो, आप चेकआउट करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, या फिर आपका होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो बेटे होमोजेनस याद करो, होमोजेनस, हाँ अरे ये तो होमोजेनस ही लिखा है क्योंकि चारों तरफ बाहर आई हुई है, चारों तरफ ये कह रहा है कि y बाय एक्स को क्या रख दो आप v रख दो। बेटे ये कितने डिग्री का टर्म है 0 डिग्री, ये भी कितने डिग्री का टर्म बेटे 0 डिग्री, ये नीचे वाला x अपॉन वाई आकर के वो भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो चारों तरफ कौन से डिग्री का टर्म है 0 डिग्री के टर्म्स लिखे। एक बार मैं और खुल के बता देता हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटे कितना आ जाएगा ये y बाय एक्स प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डैश वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय वाई। अब आप चाहे एलसीएम लो चाहे बिना एलसीएम लेकर के देखो, राइट साइड में पूरा का पूरा देख रहे हो बेटे, ये कितने डिग्री का टर्म बेटे 0 डिग्री का है ना। ये होमोजेनस एक्सप्रेशन कितने डिग्री का है 0 डिग्री। बेटे ये स्वयं कितने डिग्री का है 0 डिग्री, ये स्वयं कितने डिग्री का है बेटे 0 डिग्री, ये कितने डिग्री का टर्म बेटे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इंटू 0 डिग्री अपॉन 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो डी वाई बाई डी एक्स के राइट साइड में क्या है पूरी तरह 0 डिग्री, तो ये राइट साइड पूरी तरह क्या है होमोजेनस फंक्शन। तो इसका मतलब ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करना हुए है, इसमें सिंपली y बाई एक्स को v रखना होता है, यानी कि y इज इक्वल टू वी एक्स। फिर अपन डी वाई बाई डी एक्स रेडी करते हैं, लो कर लो तो डिफ्रेंशिएट कर लो डी वाई बाई डी एक्स। भाई इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटे जब x को स्वयं डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आएगा v, और जब v को डिफ्रेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल में तो v का डेरिवेटिव क्या बोलेंगे dv बाय dx। अच्छा भाई लॉ पटक दो यहाँ पर, यहीं पटक देते हैं है ना। तो y बाय एक्स वो क्या है बेटे v, एक बार ठीक से लिख लेते हैं कहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। y बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डैश एट वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर।
ठीक है ये, हाँ y बाई एक्स को v रख दिया बेटे अपन ने, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे v, dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटे v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटे वी स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डैश एट वी स्क्वायर। बेटे वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर क्या है बेटे, कट गया है ना, क्या बन गया बेटे ये वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एफ डैश वी स्क्वायर। अच्छा बेटे अब क्या किया, ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया आपका, v डी वी एफ वी स्क्वायर एफ डैश वी स्क्वायर सबको एक तरफ ले आएंगे, x डी एक्स इनको एक तरफ, तो लियो v डी वी एफ डैश वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। अब अपन ने कर दिया इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड्स अपन ने इंटीग्रेट कर दिया। तो राइट साइड तो बेटे बहुत इजी है, कितना जाएगा 1 बाई एक्स का ln x। बेटे लेफ्ट साइड में खुल करके देखा एफ ऑफ वी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो चेन रूल में आएगा बेटे एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश थीटा, फिर वी स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटे क्या आएगा 2v। तो क्या करना चाहिए अपने को, इसको इंटीग्रेट करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बेटे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एफ डैश और नीचे क्या लिखा है एफ, क्या लिखा है ऊपर लिखा है एफ डैश नीचे लिखा है एफ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर क्या लिखा है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अच्छा तो बेटे 2 उधर उचका लिया, तो ln ऑफ एफ ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ln x प्लस 2c। आंसर पे नजर रखते हैं भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना, ये आएगा लॉग ऑफ, बेटे v को बैक सब्सटीट्यूट कर दिया, v क्या था y बाई एक्स और 2 log x क्या होगा log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। भाई इसने क्या किया है, चलो कर लेते हैं, एफ ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2c, है ना, ई की पावर 2c इज इक्वल टू दिस। बेटे एक्स स्क्वायर को उधर उचका लेंगे, देखते हैं चलो, एफ ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। बेटे ये मैच कर रहा है एफ ऑफ, हाँ ये मैच कर रहा है एफ ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, है ना, डी ऑप्शन अपना सही मैच कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो बस बेटे ये ध्यान रखना, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, राइट साइड पूरी तरह 0 डिग्री का टर्म होता है, सभी डिग्रीज राइट साइड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इक्वल डिग्री के होते हैं, होमोजेनस एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अ कमिटी ऑफ 3 persons is to be randomly selected from a group of 3 men and 2 women, है ना, 3 आदमी लोग दे रखे हैं और 2 लेडीज दे रखी हैं, एंड द चेयर पर्सन विल बी रैंडमली। फिर जब एक बार आपने कमेटी बना ली फिर तो कमेटी में से ही सेलेक्ट होगा बंदा, जो चेयर पर्सन है वो तो कमेटी में से ही सेलेक्ट होगा। द प्रोबेबिलिटी इज दैट कमेटी विल हैव एग्जैक्टली 2 वुमेन एंड 1 मैन। इस बात का चांस बताना है अपने को कि कमेटी में 2 तो लेडीज लोग हों और 1 आदमी हो, एंड दैट द, और उसके बाद ये भी दोनों बातें होनी चाहिए, यानी कि कमेटी में 2 बातें एक साथ होनी चाहिए, कमेटी में 2 लेडीज और 1 जेंट्स होना चाहिए और चेयर पर्सन लड़की होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ऐसा करते हैं, लिखते हैं इस चीज को ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो ए इवेंट है कि 2 वुमेन, है ना, कमिटी हैज
committee has 2 women and 1 man, 2 लेडीज, और बी इवेंट डिसाइड कर लेते हैं अपन कि क्या है, 1 चेयरपर्सन इज वुमेन, चेयरपर्सन इज वुमन, चेयरपर्सन जो है वो लड़की है। और तो फिर क्या निकालना, क्या अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। बेटे अपन जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बेटे क्या होता है, पहले ए हो जाए, फिर उसके बाद जब ए हो गया तो बी का होने का चांस क्या होता है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो ए के होने का चांस, ए इवेंट क्या कमिटी में ये होना चाहिए। भाई टोटल कितने लोग हैं जहां से अपने को सेलेक्ट करना है, 3 आदमी लोग हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, 3 आदमी लोग हैं और 2 लेडीज लोग हैं, तो टोटल कितने आदमी लोग हैं, 5। तो अपने को सेलेक्ट करने कमिटी बनाने के लिए 5 में से 3, क्या करना है बेटे, 5 में से 3, ये तो अपना सैंपल है कि आप 5 में से कोई भी 3 उठा लो कमिटी बनाने के लिए। अब अपने को इस बात पर गौर फरमाना है कि कमिटी में कितने लोग होने चाहिए, 2 लेडीज और 1 आदमी। तो इस बात का चांस कि कमिटी में 2 लेडीज और 1 आदमी है वो देखते हैं। तो बेटे 2 लेडीज है ना, है भी 2 लेडीज और चाहिए भी 2 लेडीज, तो दोनों को उठा लो। तो दोनों लेडीज को अपन उठा के लिया है, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा बेटे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2C2 यानी कि एक ही तरीका है, दोनों 2 ही अवेलेबल है और 2 ही अपने को चाहिए, तो अपन ने एक ही तरीका उसको उठाने का 2C2 से उठा लिया। बेटे कितने आदमी चाहिए अपने को, 1, और मुस्टंडे कितने हैं, 3, तो 3 में से 1 मुस्टंडा अपन ने ले लिया, उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 3C1, है ना, सिंपल है। 3C1 से आप 3 में से कोई एक आदमी को आप उठा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेटे अपन ने ये पीए निकाल लिया, पीए कितना गया बेटे, 3 बाय, है ना, 5C3, सोचो बेटे 5C3 क्या होगा बेटे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना, तो 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा बेटे, 10, तो कितना आ गया बेटे, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है ना। अब ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करना, क्योंकि आपकी कमेटी आ गई है, आपकी कमेटी बैठ गई है, और कमेटी में कौन लोग आ गए हैं बेटे, 2 वुमन और 1 मैन आ गया है। अब मान लो आपकी कमेटी बैठी है यहाँ पर, यहीं बैठी है, ऐसे इमेजिन कर लो, यहीं बैठी ये रही है, और चेयरपर्सन जो क्या है, एक लड़की चाहिए अपने को। तो आप सोचो आपकी कमेटी क्या है, अवेलेबल कितने लोग हैं भाई, 3 है, 2 लेडीज हैं और 1 मैन है, इनमें से आपको 1 को सेलेक्ट करना है, ठीक है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, है ना, और 3 में से सेलेक्ट कितने को करना है बेटे, 1 को। तो सैंपल क्या हो जाएगा बेटे आपका 3C1, 3 में से किसी भी एक को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा बेटे, 3C1, और फेवरेबल बेटे, है ना, फेवरेबल क्या है कि लड़की चाहिए अपने को, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ वुमेन वो कितना होगा बेटे, कितनी अवेलेबल है और कितनी चाहिए, तो 2 अवेलेबल है तो 2 में से सेलेक्ट करनी है, और चाहिए कितनी, 1, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 वुमेन आउट ऑफ 2 वो कितना हो जाएगा बेटे, 2C1, तो कितना हो जाएगा बेटे, 2/3। ये आ गया आपका चांस 3 में से लोगों को सेलेक्ट करना, जब लोग कितने, 2 लेडीज और 1 जेंट्स, तो लेडी के आने का चांस कितना होगा बेटे, 2/3। तो यही इस बात का प्रोबेबिलिटी है बी गिवन ए का 2/3, है ना, तो अपन ने रख दिया वैल्यू बेटे, 2/10 कितना हो जाएगा आपका, 1/5। तो आंसर इज छोट सिंपल, कितना जाएगा, 1/5, ए ऑप्शन आपका आंसर। तो भी याद रखें आप, है ना, ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये इंडिपेंडेंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं 50 बार। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, चेक करने का भी तरीका वही है और अप्लाई करने का भी तरीका वही है। ए इंटरसेक्शन भी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है।
अच्छा भाई क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, सॉरी वेक्टर, वेक्टर का सवाल है। P इज इक्वल टू 3a माइनस 5b, Q इज इक्वल टू 2a प्लस बी, R इज इक्वल टू a प्लस 4b, S इज इक्वल टू माइनस a प्लस b, आर 4 वेक्टर सच दैट। भाई साइन ऑफ P है ना, याद ही होगा आपको ये कन्वेंशन। बेटे जो चोंच बनाई है ना, इसका मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या होता है इसका मतलब, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटे कौन से एंगल है ना, एंगल का रेंज बताओ बेटे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का बेटे रेंज मैंने आपको समझाया था, क्या होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का रेंज 0 से 180 है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर की पूंछ से पूंछ मिला दी, ये एक वेक्टर ये वेक्टर पैरेलल डायरेक्शन में लाके पूंछ से पूंछ मिला दी, फिर इनको नचाया, कहाँ से कहाँ नाच सकता है, यूं। तो ये क्या एंगल बन रहा है आपका, ये 0 और ये बेटा ठीक उल्टा तो 180। तो इसीलिए 0 और 180 दोनों पर क्या आता है, क्लोज इंटरवल। ओके, तो बेटे इन एंगल्स में से कौन सा ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पर वैल्यू क्या है, 1 आ जाए। तो एक ही एंगल है इनमें जिसका साइन लेने पर 1 आ जाए, वो एंगल क्या है, 90। तो ये इशारों से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर। अगेन बेटे सेम फंडा यहां पर, ये इशारों में क्या कह रहा है, R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू S वेक्टर। ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा बेटे P थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यूं दे रखा है, क्यों यूं दे रखा है, ओके। बेटे कॉस का मतलब क्या है, कॉस का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा तो A डॉट B लिखने का कोशिश करना है अपने को। तो बेटे P और Q परपेंडिकुलर, तो कह रहा है 3a माइनस 5b इज परपेंडिकुलर टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो बेटे अगर ये दे रखा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अपन क्या करें, अपन परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो क्या होता है बेटे, 0। ठीक है, तो कर दिया अपन ने, 3 टाइम्स a वेक्टर माइनस 5 टाइम्स b वेक्टर का डॉट विद 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटे R और S परपेंडिकुलर है, तो इनका भी डॉट 0 कर दिया। a प्लस 4b का डॉट विद माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटे 3a का डॉट विद 2a है ना, 3a का डॉट विद 2a बेटे कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर है ना। a डॉट a कितना होता है, मॉड a का स्क्वायर है ना, a का डॉट विद a क्या होता है बेटे, मॉड a का स्क्वायर। और मॉड a का स्क्वायर को हम कन्वेंशनली कैसे लिखते हैं, सिंपली a स्क्वायर है ना, ऐसा नहीं है वेक्टर का स्क्वायर कर रखा है, लिखने का तरीका है। ठीक है, लिखने का तरीका है वेक्टर का स्क्वायर। बेटे b डॉट b कितना आएगा, माइनस 5 b स्क्वायर या मॉड b का स्क्वायर। बेटे b डॉट a माइनस 10 b डॉट a और a डॉट b है ना, प्लस थ्राइस a डॉट b इज इक्वल टू 0। अच्छा तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6a स्क्वायर माइनस 5 b स्क्वायर माइनस 7 है ना a डॉट b। बेटे a डॉट b और b डॉट a क्या होते हैं, सेम। डॉट प्रोडक्ट a और b का और b और a का सेम आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। मैं तेरे साथ डॉट लूँ, तू मेरे साथ डॉट ले, एक ही बात है। अच्छा बेटे r डॉट s यहाँ पर लिया, a डॉट a यार माइनस मॉड a स्क्वायर ये लिया, प्लस 4 टाइम्स मॉड b स्क्वायर माइनस 4 b डॉट a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू 0 है ना। तो कितना आया, माइनस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस थ्राइस a डॉट b इज इक्वल टू 0। बेटा अपने दिमाग में ख्याल ये आया कि अपन ऐसा करें है ना, a डॉट b जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो a डॉट b एलिमिनेट करने के लिए है ना, क्या करें अपन, भाई इसको इधर उचकाए, इसको इधर उचकाए और a डॉट b इक्वेट कर दें। तो 6 मॉड a स्क्वायर माइनस 5 मॉड b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स a डॉट b और माइनस a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स a डॉट b।
दोनों को डिवाइड कर दिया, 6a² माइनस 5b² डिवाइडेड बाय माइनस मॉड a² प्लस 5 मॉड b² इज इक्वल टू 7/3। अब उचका उचकी कर दी इधर, है ना, तो 3 6 क्या आ जाएगा बेटे 18 मॉड a² माइनस 15 मॉड b² माइनस 7 मॉड a² और 7 4 28 मॉड b²। बेटे a² उधर तो कितना आ जाएगा 25 मॉड a² इज इक्वल टू 43 मॉड b²। अंडर रूट ले लिया। थोड़ा ध्यान रखें कि मॉड ए और मॉड बी जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो अंडर रूट लेने पर बेटे 5 मॉड ए इज इक्वल टू आएगा √43 मॉड बी। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आएगा बेटे, लेकिन माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, क्यों? क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो क्या आएगा बेटे √43 मॉड बी इज इक्वल टू 5 मॉड ए। ऑल राइट, है ना। इसको अपन किसी भी एक इक्वेशन में जो आपकी पसंद हो इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, इसमें डाल देते हैं, इसमें सुंदरता है, छोटे छोटे कोफिशिएंट है ना, इसमें डाल दिया। तो माइनस मॉड a² प्लस बेटे मॉड b² है ना, कितना हो जाएगा बेटे 25 मॉड a² डिवाइडेड बाय 43 और इज इक्वल टू 3 मॉड a मॉड b और कॉस थीटा, है ना। पहले तो ऐसे लिखा है इसको, a डॉट b को कैसे लिखा बेटे मॉड a मॉड b कॉस थीटा, है ना। फिर बेटे मॉड b को कैसे लिखा 5 टाइम्स मॉड a, है ना, डिवाइडेड बाय √43, है ना, इंटू कॉस थीटा। बेटे मॉड a² मॉड a² मॉड a² मॉड a² ये अपन ने काट दिया, तो कितना आ रहा है बेटे -1 प्लस 25/43 इज इक्वल टू कितना रहा 3 5 15 15 अपॉन √43 कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ही अपने से पूछा गया है। तो बेटे -43 प्लस 25 है ना, तो -43 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 43 इज इक्वल टू 15/√43 कॉस थीटा। बेटा एक तो कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है ना, कितना नेगेटिव आ रहा है -18 आ रहा है, -18 -18 और बेटे √43 काट के, है ना, ये और ये काट के यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा इज इक्वल टू 15 कॉस थीटा। क्या जाएगा -6/5 √43 है ना, इज इक्वल टू कॉस थीटा। भी अपन ने यहाँ पर एक हल्की सी गलती कर दी। एक्चुअली यहाँ पर 4b² लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर केवल b² लिखा है, यहाँ पर 4b² आएगा, तो यहाँ 4 आएगा। अच्छा तो कितना आएगा बेटे यहाँ पर 25 × 4 कितना आ जाएगा 100 -43 प्लस 100 हो जाएगा आपका 57। यहाँ तक ठीक है। अच्छा 57 ये आ जाएगा आपका 57। फिर अपन 3 से काट सकते हैं, 3 से काटने के बाद, है ना, 3 से काटने के बाद आएगा 19 और 5 इधर ले आए, ठीक है, ये आ जाएगा 19/5 √43, है ना। तो डी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन अपना आंसर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, बस ये ध्यान रखें कन्वेंशन का कि ये एंगल का साइन होता है दो वेक्टर्स के बीच का, और अगर साइन ऑफ एंगल इज 1 यानी कि एंगल 90, और जब भी कभी 90 दिखे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का, तो उसका अपन डॉट प्रोडक्ट तुरंत क्या कर दें 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the two lines represented by x plus ay is equal to b, z plus cy is equal to d। भाई आप समझें इस बात को, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटे, क्या लिखा हुआ है बेटे, ये लिखा हुआ है दो प्लेन्स, ठीक है। और ये दो प्लेन्स बेटे बहुत जादुई तरीके से लिखे हैं। ये दो प्लेन्स कैसे लिखे हैं अपने को, ये रखे हैं दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्या लिखा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। और बेटे ये भी यही लिखा है दो लाइंस का, दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
तो ये एक लाइन जो कि कैसे रिप्रेजेंट की गई है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। ये एक और लाइन, और वो भी कैसे रिप्रेजेंट की है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से। बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अपने को रखा है कि ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन द वैल्यू ऑफ ए डैश प्लस सी सी डैश इज। अच्छा, तो बेटे ऐसा करें अपन, है ना, यहाँ से अपन y घेर लेते हैं। तो y का वैल्यू बेटे कितना आ रहा है, b माइनस एक्स अपॉन ए, और यहाँ से y आ रहा है d माइनस जेड डिवाइडेड बाई सी, है ना। तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x माइनस बी अपॉन ए, ये आ जाएगा बेटे नेगेटिव ऑफ z माइनस डी डिवाइडेड बाई सी। अब दोनों से अपन ने y y बराबर कर दिए, तो ये आएगा x माइनस बी अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन माइनस सी, है ना, ऐसे लिख लिया। ये बहुत ही तूफानी तरीका है जिससे अपन ने दोनों के अंदर y इक्वेट करके इसको क्या शक्ल दे दी अपन ने, इसको अपन ने एक लाइन की शक्ल दे दी है, ठीक है। और थोड़ा और अपन खड्डे में जाएं तो ये लिखा है x माइनस बी अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन माइनस सी। यहाँ पर भी बेटे मैं यही हरकत करूँगा, है ना, y को घेर लूँगा। तो इधर से y को घेरा, क्या बन रहा है, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई। यहाँ से भी y को z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वाई कर दिया बराबर। तो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, है ना। तो देखो आप, एक लाइन आपकी पटाख से ये आ गई, एक लाइन आपकी ये आ गई। आपने देखा कितनी जल्दी मैंने, कितनी तेजी से मैंने ये दोनों लाइनें लिखी हैं। ऐसा केवल इस वजह से संभव हुआ क्योंकि यहाँ पर भी अपन y को इस तरह से लिख पा रहे हैं और यहाँ पर भी y को इस तरह से लिख पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, y को इस तरह से लिखना, y को इस तरह से लिखना, केवल x की टर्म में, केवल z की टर्म में, ये अपने को हेल्प कर रहा है कि y इसके बराबर है, y इसके बराबर है, तो y जो है इसके और इसके दोनों के बराबर है। तो अपन एक ऐसी तस्वीर बना दी जो एक लाइन की इक्वेशन होती है। सेम गोज इसके लिए भी। अब बेटे क्या कह रहा है, बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इजीली दिख रहा है कि ये लाइन है, इस लाइन के बेटे डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं बेटे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है डिनोमिनेटर में आने वाले नंबर, यानी कि माइनस ए वन और माइनस सी। बेटे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, माइनस ए डैश वन, सॉरी ए डैश वन और सी डैश। क्या करना होता है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, ऊपर x का कोफिशिएंट 1 रखना होता है और नीचे ऑटोमेटिकली जो टर्म आ रहा है वो आपका हो जाता है डायरेक्शन रेशियो का i कॉम्पोनेंट, j कॉम्पोनेंट, k कॉम्पोनेंट। यानी कि अर्थात पहली लाइन की जो दिशा है दैट इज अलोंग द वेक्टर माइनस ए आई प्लस जे माइनस सी के ए डैश आई प्लस जे प्लस सी डैश के। और दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका बेटे क्या करेंगे, डॉट जीरो, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। कितना आएगा बेटे, माइनस ए डैश वन वन माइनस सी सी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो वन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए डैश प्लस सी सी डैश। तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें देखने वाली बात ये थी कि अगर अपन को ये विजुलाइज नहीं होता है ना, तो फिर तो आपको दोनों लाइंस का इक्वेशन निकालना ही पड़ता बाय द फंडा ऑफ, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का फंडा बताया था मैंने आपको क्लास में। क्योंकि लाइन इतनी सुंदर है, ये प्लेन, ये तो प्लेन है वो इतना सुंदर है कि बहुत तेजी से आपने ये प्रोसेस कर दिया, y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर अपने को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का फंडा याद होगा आपको। क्या होता है बेटे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे ये एक लाइन है, सॉरी एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये है प्लेन नंबर 1, बेटे प्लेन नंबर 2, तो बेटे ये होता है आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की दिशा जो होती है बेटे वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, n1 क्रॉस
N2। क्योंकि अपने को केवल डायरेक्शन से मतलब है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन है केवल उसी को निकालें अपन, और उसका डॉट विद दूसरा जो दो प्लेन्स हैं, यानी कि दूसरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और बेटे जो बाकी दोनों प्लेन रखे हैं उनके नॉर्मल मान लेते हैं बेटे अपन N3 N4। और अंत में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डॉट विद सेकेंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अपने को करना है 0, अर्थात N1 क्रॉस N2 का डॉट विद N3 क्रॉस N4 ये करना है अपने को 0। बेटे अब ये कैसा सवाल बन गया, ये बन गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था टैकल करने का तरीका, इंटरचेंज, है ना, एक्सचेंज ऑफर। इसको एक वेक्टर मान लो आप, क्या लिखा है बेटे, N1 क्रॉस N2 का डॉट विद सम वेक्टर। तो हमने इंटरचेंज कर रहे हैं अपन क्रॉस और डॉट, है ना। तो क्या बनेगा बेटे, N1 का डॉट विद N2 क्रॉस विद, इसको तो बेटे कैद में रखा, N3 क्रॉस N4 को तो वेक्टर माना है मैंने। और बेटे ब्रैकेट कहाँ बनेगा, टू मेक द वेक्टर प्रोडक्ट सेंसिबल। बेटे ब्रैकेट कहाँ बनेगा, यहाँ पर, है ना, जहाँ पर मैंने रेड लगाया। नहीं तो बेटे अगर आपने ब्रैकेट यो बना दिया तो N1 डॉट N2 क्या हो जाएगा, स्केलर, और स्केलर का क्रॉस विद वेक्टर इज मीनिंगलेस। स्केलर का क्रॉस विद वेक्टर क्या होता है, मीनिंगलेस। इसको डब्बा बना के खोल लो, सॉरी VTP से खोल लो। बेटे दूर का डॉट क्या आएगा बेटे, N2 डॉट N4 इंटू N3 माइनस N2 डॉट N3 इंटू N4 इज इक्वल टू 0। ये बेटे क्या हो जाएगा, N1 डॉट N3 मल्टीप्लाइड बाय N2 डॉट N4 माइनस N1 डॉट N4 इंटू N2 डॉट N3 इज इक्वल टू 0। बेटे पहचानो N1, है ना, पहला वाला देखो, पहला वाला कौन है बेटे, x प्लस AY माइनस B 0। तो बेटे इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल बेटे AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। बेटे इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ABC, ठीक है, कोफिशिएंट होते हैं XY Z के। तो बेटे N1 में XY Z का कोफिशिएंट क्या लिखा है बेटे, I प्लस AJ, क्या लिखा है बेटे, I प्लस AJ डॉट विद, बेटे N3 देखो, बेटे इसको बोल रहा हूं मैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको देखो बेटे क्या लिखा है, सबको एक तरफ ले जाओ। तो x का क्या आएगा बेटे 1, y का क्या आएगा माइनस A डैश, तो ये आएगा I माइनस A डैश J, क्या आएगा बेटे I माइनस A डैश J मल्टीप्लाइड बाय बेटे N2, है ना, N2 बेटे क्या लिखा है बेटे, CIJ J कैप प्लस Z का कोफिशिएंट क्या है बेटे 1 K कैप डॉट विद N4 बेटे क्या है देखो, एक साइड लाके C डैश J और I तो है नहीं K माइनस K कैप माइनस, एक बार इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I डॉट I1 J डॉट, है तो यार 1 माइनस A डैश मल्टीप्लाइड बाय J का कितना आ जाएगा, C डैश माइनस 1 माइनस, है ना, N1 डॉट N4 बेटे N1 तो यही है, इसका N4 के साथ डॉट, तो कितना आएगा N1 डॉट N4, N1 तो ये रहा, N4 बेटे ये रहा, है ना। तो इसको लिखने के लिए क्या करें बेटे, इसका और इसका डॉट, है ना, चलो ओरली देख लो, इन दोनों का डॉट बेटे कितना आ रहा है, तो I का डॉट बेटे J और K के साथ क्या आ जाएगा 0, और J का डॉट बेटे केवल J के साथ आएगा, कितना आएगा AC डैश तो आ जाएगा AC डैश, है ना, और J का K के साथ 0। तो ये वैल्यू बेटे कितनी आई, AC डैश N2 N3 मतलब बेटे इन दोनों का डॉट, है ना।
तो आई का डॉट जे और के साथ 0 और जे का डॉट आएगा बस, और जे और के का 0, तो कितना आएगा माइनस ए डैश सी, दिस इंटू दिस, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है बेटे 0 है ना, तो उसको खोल लेते हैं अपन। तो ये आ रहा है 1 माइनस बेटे 1 इंटू सी डैश और 1 इंटू -1 दिस इंटू दिस प्लस ए डैश सी डैश और प्लस ए डैश और प्लस ए डैश सी डैश इज इक्वल टू, भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये ए डैश आएगा माइनस साइन के साथ है ना, ए डैश सी डैश माइनस साइन के साथ। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये सी डैश सही है प्लस के साथ, -1 ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ सही है, ये प्लस के साथ, ये और ये गॉन इज इक्वल टू 0। अब बेटे सी डैश और ए डैश है ना, एक साइड रखा, -1 उधर उचका दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर 1, ठीक। तो अपन ने एक और तरीका देखा जिसमें अपन ने प्लेन्स के केवल डायरेक्शन को अहमियत दी है ना, अपन ने पूरी लाइन नहीं लिखी है। लाइन लिखने के लिए तो पॉइंट चाहिए होता है और एक डायरेक्शन चाहिए होता है, केवल डायरेक्शन से मतलब रखा, पॉइंट से मतलब नहीं रखा, क्योंकि फाइनली अपने को उन डायरेक्शंस को परपेंडिकुलर करके उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना था, ठीक। तो अपना टारगेट हमेशा दिमाग में रखो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। अगर आपको केवल डायरेक्शन से मतलब है तो फाइंड आउट ओनली द डायरेक्शन, ठीक है। फिर आप कोई ट्रिवियल पॉइंट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज की सभा बेटे यहीं पर समाप्त होती है, नेक्स्ट टर्न पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।